हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तो कोई फेल नहीं हो सकता है समाज विज्ञान में। जैसा आप लोगों ने कहा था वैसा ही मैं करने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों ने मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों को समाज विज्ञान का 2020 का हमने पेपर दिखाया था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और 2020 का ये भी पेपर दो पेपर हमने दिखाया था। 825 ओसी है, 825 एनजी है। फिर हमने एक आप लोगों को विज्ञान का पेपर दिखाया था, सामाजिक विज्ञान का 2016 का हमने दिखाया था। तो आप लोगों का ये कमेंट था कि सर ऐसा है कि जो 30% सिलेबस इस बार कट हुआ है, तो उस 30% देखिए, ये पीछे का पेपर है, तो पीछे के पेपर में तो 30% सिलेबस कट हुआ नहीं था, पूरा का पूरा पेपर देगा। तो हमारी बात यह है कि 30% जो सिलेबस कट हुआ है उसके आधार पर बताइए। तो देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि 30% जो कटा हुआ है उसमें भी था। तो उसमें से जो 30% इस बार कटा है उसमें सारे क्वेश्चन को हमने इग्नोर करके, और जो 70% सेफ जोन में आप लोगों के क्वेश्चन है वो उसके में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर का मैं लेकर आ गया हूँ। मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2020 का, 2017 का, 2016 का, उसका मैं लेकर आ गया हूँ। और 30% जो कट गया उसको हमने क्या किया है, छोड़ दिया है। मतलब जो मैं प्रश्न बताऊँगा 100% 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूर से किसी कीमत पे आप लोगों को अगर सामाजिक विज्ञान में पास होना है, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हमारी बात एक ही बात याद रखिएगा, हमारी जो बता रहा हूँ आप लोगों को, किसी कीमत पे आप लोगों की इस प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना बोलने का मतलब ये चीज़ है कि मैं कैमरे के सामने हूँ, आप लोग हमारे पास है नहीं, मैं आपको एक्सप्रेशन जता नहीं पा रहा हूँ कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। उसी प्रीवियस पेपर से एक क्वेश्चन हम तैयार किया हूँ जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। लेकिन एक लाइक तो बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बाद इस वीडियो को देखिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहला प्रश्न है ये तो हमेशा पूछा था, अब 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो किसी कीमत पर रट जाना है। ठीक है, कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा आश्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री कौन, ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा कौन, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ हमने अच्छे तरीके से इसमें लिखा है, और आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि जर्मनी का जो एकीकरण है कब और कैसे हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को, जितना प्रश्न मैं बताऊंगा आज की वीडियो में, सभी प्रश्न आपको याद हो ही जाने चाहिए किसी कीमत पे, अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको पूछा गया था। ये तैयार करके आपको जाना है किसी कीमत पे कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे रॉलेट एक्ट। क्या डालेंगे, रॉलेट एक्ट। लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। देखिए, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रॉलेट एक्ट था। बस शंका के आधार पर, बस आपको मालूम चल जाता था कि हाँ ऐसा कार्य कर सकते हैं, तो शंका के आधार पर, बोलो आप गुनाह किए हो चाहे न किए हो, आपको उठाकर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता है। उसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए उसका विरोध कैसे किया गया। तो लिखे, हेडिंग डालना आपको, विरोध लिखना। विरोध में कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। किस प्रकार, तो पहला पॉइंट, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। मतलब तरह तरीके से लोगों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का। मतलब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इसको किसी कीमत पर रट जाना है आप लोगों को। अब रात भर में जैसे भी आपको आप जिस टाइम मिलता है आप लोगों को, 1 घंटे 2 घंटे जब भी, लेकिन प्रश्नों को रटे होने चाहिए, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखना है। तो लिखेंगे पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए हैं। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित थीं। कौन कौन? तो पहला कि अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस ले लेना, और दूसरा था उनका कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों के आरक्षण दिया जाना। तो यह 2 आप लोगों का शर्त था। और पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? तो पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारे प्रश्न आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके बाद देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। भाई बड़ा हो चाहे छोटा, एग्जाम में पूछा है तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि हमें नंबर चाहिए 90%। ठीक है, चलिए रट जाइए इन प्रश्नों को कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर लिखेंगे कि 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया और 1928 से लेकर 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर अलग आधे रह गए। बिल्कुल 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्या हो गई थी, गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में अपनी छूट देने से इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। ठीक है, टाट मतलब नमक का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई, और मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। और 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इसे किसी कीमत पे ही रट जाना है आप लोगों को, रात दिन पढ़ के और रट के आपको लोग जाना है 2022 बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद ये वाला ज्योग्राफी का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग लाल मृदा, क्या लिखेंगे, लाल मृदा लिखेंगे इसमें कि इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जो रंग है लाल होता है। यह मृदा तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और झारखंड में पाई जाती है। इसका विकास पठारों पर पाए जाने वाले सेलों से जलवाष्प परिवर्तनों के प्रभाव से होता है। यह मृदा उर्वर होती है और कृषि योग्य होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। लाल मृदा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए क्या होता है, लाल होता है। और यह मृदा कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में पाया जाता है। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन जाता है। और इसका विकास पठारों पर पाए जाने वाले किसके, सेलों से जलवाष्प परिवर्तनों के प्रभाव से होता है। और यह मृदा उर्वर होती है और यह कृषि योग्य भी होती है। ठीक है, चलिए, ये तो आप तो लाल मृदा बताया ना, लेटराइट मृदा भी बताना पड़ेगा, तभी तो अंतर विभेद कर पाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या है, लेटराइट मृदा। लिखेंगे कि यह मृदा जो है ना, लेटराइट मृदा, यह पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है और इसकी ऊपर की जो परत होती है, ठीक है, इसकी ऊपर की परत जो है प्रायः सख्त होती है। यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है और इसका जो निर्माण है वो निछालन क्रिया से होता है। इसमें बॉक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड और अधिक होता है। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है। लेटराइट मृदा का मतलब वहाँ पाया जाता है जहाँ बहुत ही ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण कि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो सब खत्म हो जाती है, बस छोटे छोटे कण बच जाते हैं। ठीक है, वही कारण निछालन कण के कारण होता है। ठीक है, और वहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर आप फसल उगाएंगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा रासायनिक उर्वरक डालकर ही आपको खेती करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि मिट्टी बहुत कम होती है वहाँ पे, आपके छोटे छोटे कण बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रटे होने चाहिए आप लोगों को लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर। ठीक है, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम से दृष्टिकोण से 2020 में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है, वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि जैव विविधता क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे जैव विविधता का अर्थ, लिखेंगे इसमें
कि जैव विविधता जीवमंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाली जातीय विभेद को प्रकट करती है, मतलब जातियों को बताती है। ठीक है, भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से ही रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। जैव विविधता का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है कि आप जाति के आधार पर, उसके विशेषता के आधार पर उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देना ही जैव विविधता कहलाता है। उसी में हेडिंग आप डालेंगे कि मानव जीवन के लिए महत्व है। जैव विविधता मतलब मानव जीवन के लिए क्या महत्व होता है जैव विविधता का, तो लिखेंगे यहाँ पे कि मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपयोग की दृष्टि से ही मानव ने अपने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधे का पालतूकरण किया है। ठीक है, मतलब कि मनुष्य जैव विविधता पे कैटेगरी पर टिका हुआ है, क्योंकि मनुष्य किसी काम को सोच समझकर करता है उसकी विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, जैव विविधता किसी भी चीज़ को आपको डिफाइन करके अलग अलग विशेषताओं में उसको इंक्लूड किया है, तो मनुष्य उसके अनुसार चलता है। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया आप लोगों को। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा 2020 में 2016 में दोनों में प्रश्न पूछा गया था। किसी कीमत पर रट जाना है इस प्रश्नों को। क्या करना है आप लोगों को, रट जाना है कि चावल मतलब धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूँ एक प्रश्न। ठीक है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न आपको रटे होने चाहिए, बता दे रहा हूँ अभी से। तो देखिए क्या है, तो भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न है वो चावल है, मतलब भारत में अधिक लोग चावल खाते हैं। चीन के बाद भारत जो है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। पहला चीन है तो दूसरा है विश्व में, वो भी विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है कौन, भारत। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जल और नलकूपों की संगतता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। तो ये तो आपको चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न बिल्कुल रट जाना है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट, स्टार बना लिया, आगे से स्टार हमने दे रखा है इसको, कि आग्नेय तथा कैंतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। करा कि आग्नेय तथा कैंतिक चट्टानों में जो खनिज का निर्माण होता है कैसे होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिखेंगे कि आग्नेय तथा कैंतिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, वृंशों व विवरों में मिलते हैं और छोटे जमाव सिराओं के रूप और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं, और इनका निर्माण भी हम अधिकतर उस समय होता है जब यह तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए यह ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धातु खनिज जैसे जस्ता हुआ तांबा, जिंक आदि, सीसा, यह आप लोगों का कुछ धातुएं हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको समझ आ गया ना कि आग्नेय तथा कैंतिक चट्टानों में कोई भी खनिज का निर्माण कैसे होता है। तो पूरे के पूरे आप खनिज को आप अयस्क कह सकते हैं, लेकिन पूरे अयस्क को आप खनिज नहीं कह सकते। ठीक है, आप लोग ये तो जानते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट करके आपको रटे होने चाहिए प्रश्न। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम अगर देना चाहते हैं और अच्छा से मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। चलिए ये अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
जाके देख सकते हैं 2020 में मॉडल पेपर जो देखा होगा खुद जो प्रीवियस पेपर जो मैं क्वेश्चन बनाया था जो देखा तो उसको मालूम चल जाएगा कि हमने कहाँ से क्वेश्चन लिया है। व्यापार से आप क्या समझते हैं बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रट जाना है आप लोगों को इन प्रश्नों को कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर कि राज्य व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर निम्नलिखित है, क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, फिर जानेंगे स्थानीय व्यापार क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखिए, दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। कि अगर दो देश हैं, दो देश अगर आपस में कोई उसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यह समुद्री, हवाई, स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का क्या है, सूचक होती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ जो कि दो देशों के मध्य किसी वस्तु का आदान प्रदान की प्रक्रिया ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार क्या होता है, तो एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। करा कि कोई एक देश, जैसे भारत है तो भारत में कई राज्य है, तो कई राज्य अगर अपने आपस में और कोई व्यापार करेंगे तो स्थानीय व्यापार कहलाएगा, ठीक है। चलिए, करा स्थानीय व्यापार शहरों में होता है, कस्बों व गाँव में भी होता है, ठीक है। ये प्रश्न बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रटे होने चाहिए। और ये प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके उसी आप प्रीवियस पेपर से तैयार किया गया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न तुमको रट जाना है कि संघवाद क्या है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप हेडिंग डालेंगे संघवाद, लिखेंगे कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बंट जाती है, ठीक है। तो यह संघवाद है। अब संघवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखेंगे। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं इसकी निम्नलिखित हैं संघवाद की, लिखेंगे, एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, यहाँ सरकार जो है दो या अधिक स्तरों वाली होती है। और दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसके बाद तीसरा है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं और इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। चौथा है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। पांचवा है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग स्रोत निर्धारित हैं। तो ये आपने देखा है कि संघवाद के कुछ हमने प्रमुख विशेषता बताया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। कोई फेल नहीं कर सकता मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल 70 में 70 मार्क्स लेकर आएंगे। देखिए उसी से ये प्रश्न तैयार किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, रट जाना इस प्रश्न को कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं चार प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं चार प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। उत्तर लिखेंगे आप कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख चार उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का क्या किया? प्रसार किया। दूसरा होता है कि औद्योगिकरण एवं मध्यवर्ग का प्रभाव। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह प्रतिक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई। उदाहरण के लिए औद्योगिक, श्रमिक, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र के लोग आदि। ये आपको औद्योगिकरण या मध्यम वर्ग के प्रभाव में डालना है। ठीक है। तीसरा है प्रमुख कारण कि रूमानीवाद का प्रभाव। लिखेंगे कि 18वीं सदी से यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकलात्मक साहित्य एवं बुद्धिवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के एक मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। तो ये रूढ़िवादी प्रभाव तीसरा प्रमुख कारण रहा। चौथा है उदारीकरण। उदारीकरण में लिखेंगे
कि देखो उदारीकरण एक हेडिंग में बताता है कि उदारीकरण किसे कहते हैं। 2 नंबर के लिए प्रश्न आ जाता है, तो एकदम अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्य को भी बढ़ावा दिया। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता रहा। यह प्रश्न इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी के 4 प्रमुख कारण मैं आप लोगों को बता दिया हूं, और यह प्रश्न किसी कीमत पे आपको रटेज होने चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपको किसी कीमत पे याद करके जाना है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल रट जाना है। तो चलिए देखते हैं कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण देना। तो लिखेंगे कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा, और जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था वो नमक कर को समाप्त करने के बारे में था। नमक को अमीर गरीब सभी प्रयोग करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 12 मार्च 1930 की गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की, और यह कस्बों में जाकर समाप्त होती थी। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया, और यह कानून का उल्लंघन था। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो हमने बताया अभी लिखा है, इसको जल्दी जल्दी से आप नोट करके, और यह प्रश्न आपको एकदम दिमाग में फिट करके ये आपको जाना है कि नमक सत्याग्रह अगर दे देगा कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, संक्षिप्त टिप्पणी, तो आराम से इन प्रश्नों को लिख के चले आइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मरियाना और जर्मेनिया कौन थे, ये आपका मॉडल पेपर से क्वेश्चन हमने लिया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ताकि मॉडल पेपर सब कुछ हमने इंक्लूड कर रखा है, कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मरियाना और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो लिखेंगे यहाँ पे कि मरियाना, सबसे हेडिंग क्या डालेंगे, पहले मरियाना लिखेंगे कि यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करने के लिए नारी रूप में चित्रित किया, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। मरियाना की जो प्रतिमाएं हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गईं ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता एवं प्रतीक का स्मरण होता रहे। मरियाना के चित्र सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित किए गए हैं। तो ये तो मरियाना रहा। जर्मेनिया क्या मतलब लिखेंगे यहाँ पे, जर्मेनिया कि यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जर्मेनिया के प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह वलूत वृक्ष के पत्तों की मुकुट पहनती हैं, जिसे जर्मन वीरता का क्या प्रतीक माना जाता है। जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अंकित है कि जर्मेनिया का जो चित्र है वो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने इतना टोटल आप लोगों को जो 2022 में जो हाईलाइटेड प्रश्न है जो कि आपको पूछा ही जाएगा उस प्रश्न को हमने इंक्लूड किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न तो इतने देखिए, कुछ हो चाहे ना हो, ये प्रश्न आपको बिल्कुल रटे होने ही चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्द से जल्द बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।